एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। इसमें हमें एक रिएक्शन बताई गई है 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें हमें इनिशियली 24 ग्राम सप्लाई कार्बन की दे रखी है और 96 ग्राम सप्लाई ऑक्सीजन की दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है, 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। इसमें जो भी सप्लाई की वन है कार्बन और ऑक्सीजन की, दोनों ही ग्राम्स में बताई गई है लोगों ने, 24 ग्राम और 96 ग्राम्स। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप तो स्टोइचियोमेट्री में यही होगा हर क्वेश्चन में कि जो भी वॉल्यूम है या फिर ग्राम्स है उसे सीधा पहले मोल्स बनाना है। तो मोल्स कैसे बनाएंगे, कार्बन के मोल्स हो जाएंगे 24 डिवाइड बाय जो उसका एटॉमिक मास होगा 12, तो उसके हो जाएंगे 2 मोल्स। कार्बन के हमारे पास हो गए 2 मोल्स। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 96 डिवाइड बाय 32, 3 मोल्स। ऑक्सीजन के हो गए 3 मोल्स। हमारे पास 2 मोल्स कार्बन के हैं और 3 मोल्स ऑक्सीजन के हैं। अब इससे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सीधी बात करी हुई है कि विच वन इज द एक्सेस रिएक्टेंट। तो इसके लिए पहले पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा रिएजेंट, कौन सा रिएक्टेंट है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मेथड है कि पहले हर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे किसी और रिएक्टेंट के बारे में बिना सोचे। जैसे अगर 2 मोल्स कार्बन है हमारे पास, तो उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, 1 मोल। 1:1 की रेशियो है, तो 2 मोल से 2 मोल बन जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की और कार्बन मोनोऑक्साइड की 1:2 रेशियो है, तो ऑक्सीजन अगर 3 है तो 6 मोल्स बनेंगे। तो इससे क्लियर हो रहा है कि कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, कार्बन इज लिमिटिंग रिएजेंट और ऑक्सीजन जो होगा वो एक्सेस में होगा। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया ऑक्सीजन। अब नाउ इट इज आस्किंग हाउ मच इज इन एक्सेस, कि ये ऑक्सीजन अब कितनी एक्सेस में है। देखो पहले इसके लिए देखना पड़ेगा कि रिएक्शन जो होगी वो ऑब्वियस है कि कार्बन के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि कार्बन सारा खत्म करना है। कार्बन सारा खत्म करना है मतलब कार्बन के 2 मोल्स हैं एंड वी हैव टू फिनिश ऑल दीज 2 मोल्स। To finish whole of these 2 moles, 1 mole of oxygen is required because ratio is of 2:1, तो 1 mole of oxygen is required, तो oxygen used is equals to 1 mole। now oxygen 1 mole यूज हो गया और 6 मोल, 3 मोल्स टोटल था। ऑक्सीजन इनिशियली 3 मोल्स था ना, तो बचा कितना, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स इसकी एक्सेस हो गई। ठीक है, अब इसका वेट निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 2 मोल्स का मतलब 64 ग्राम्स, क्योंकि जनरली जो हमें आंसर देना होता है दैट शुड बी इन ग्राम्स और लीटर्स। तो 64 ग्राम एक्सेस है ऑक्सीजन की आउट ऑफ 96 ग्राम्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म्ड, कितने मोल्स फॉर्म होंगे। कार्बन के अगर 2 मोल कंज्यूम हुए हैं तो 2 मोल CO के फॉर्म होंगे, तो 2 मोल्स। नाउ लास्ट पार्ट इज हाउ मच मोर द अदर रिएक्टेंट इज नीडेड टू कंप्लीट द रिएक्शन। नाउ हमें यह बताना है कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में नहीं है मींस लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट शुड बी द एडिशनल अमाउंट ऑफ दैट रिएजेंट सो दैट द रिएक्शन में कंप्लीट टू इट्स एंड। तो कार्बन की अमाउंट बतानी कि जितनी अमाउंट हमें और डालनी पड़े ताकि रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाए ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए। तो मतलब अब हमें यह सोचना है कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के कॉरस्पॉन्डिंग कितने मोल्स ऑफ कार्बन चाहिए होंगे। 2:1 की रेशियो है, तो ऑक्सीजन अगर 3 है तो कार्बन के 6 मोल्स चाहिए होंगे टोटल 6 मोल्स चाहिए होंगे, और हैं हमारे पास 2 मोल्स, तो कितने एडिशनल 4 मोल्स हुए, 4 मोल्स आर नीडेड। सो इस लॉजिकल थिंकिंग के साथ हमें लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री के सारे क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं। इसके साथ अब हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है बट स्टोइचियोमेट्री को और ज्यादा एक्सप्लोइट करा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसमें कुछ खास चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज नहीं देखने को लग रही होगी आपको कि इसमें वॉल्यूम गिवन है ऑक्सीजन की, जो इसमें एक सप्लाई है ऑक्सीजन की वो वॉल्यूम की टर्म्स में गिवन है। तो वॉल्यूम को मोल्स कैसे बनाएं, ये चीज आपको नहीं लग रही होगी। देखो वॉल्यूम को मोल्स में बनाने के लिए इन्होंने एक चीज आसान कर रखी है कि STP पे कर रखा है, जो भी प्रोसेस कर रखे हैं, जो भी रिएक्शन है सब STP पे है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि एट STP मोलर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। इसका मतलब क्या है कि STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर इज
273 Kelvin and pressure is 180 m. At this condition, volume of 1 mole is 22.4 liters. बस ये कंडीशन काफी है इस क्वेश्चन में. Why? Because अगर 22.4 लीटर्स के लिए 1 मोल है तो उन्होंने जो दे रखा है 4.48 लीटर्स. तो इसमें बताना है कि कितने मोल्स होंगे. बेसिकली में निकालना ये है, उसके बाद तो स्टोइचियोमेट्री लगानी है. तो इतने लीटर में कितने मोल्स होंगे. देखो 1 मोल में 22.4 लीटर्स है इंटू 1 इंटू 4.48, दिस मच मोल्स वुड बी प्रेजेंट इन 4.48 लीटर्स. तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं. काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है. इसमें स्टोइचियोमेट्री सिंपली लग जाएगी, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्प्योर वाला चीज़, कि इसमें सैंपल जो है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो भी इम्प्योर है और प्रोडक्ट है वो भी इम्प्योर है. तो अब हमें बताना है कि कितना हमें NaCl लेना पड़ेगा इनिशियली सो एज टू गेट 1 kg ऑफ 85% प्योर दिस प्रोडक्ट. ठीक है, पहला स्टेप तो वही है, रिएक्शन बैलेंस कर रही है. दूसरी चीज, लेट इसका x kg चाहिए होगा. इसका अगर 1 kg बनाना है तो लेट इसका x kg चाहिए. ठीक है, तो x kg अगर इसका चाहिए तो इसके मोल्स बनाएंगे हम x kg के, कि इतना रिएक्टेंट है उसके मोल्स को, लेकिन उसके मोल्स बनाने से पहले उसका एक्चुअल मास चाहिए, बिकॉज 90 इट इज 95% प्योर. तो 95% ऑफ x, इतना इसका एक्चुअल मास हो गया. ये तो हमारे पास आ गया इसका एक्चुअल मास. अब इसको डिवाइड करेंगे NaCl के मॉलिक्यूलर वेट से. मॉलिक्यूलर वेट NaCl का होता है 58.5. तो NaCl के अब हमारे पास इतने मोल्स अवेलेबल हैं. NaCl के इतने मोल्स हैं तो Na2SO4 के कितने मोल्स बनेंगे इंटू 1/2. तो नाउ वी नो मोल्स फॉर्म्ड ऑफ Na2SO4. तो अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ Na2SO4. मतलब दीज मोल्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मास. कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके. इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 142. ठीक है, निकाल लेना, वैसे 142 आएगा शायद. तो 142 जब इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया तो इतना मास हमारे पास Na2SO4 का बना है. ठीक है, ये इक्वल्स टू, ये तो हमारे पास Na2SO4 प्योर का मास आ गया. और बट Na2SO4 प्योर का मास है कितना, 85% ऑफ 1 kg. 85% ऑफ 1 kg. तो ये क्वेश्चन बन गया, इसमें x सॉल्व हो जाएगा. क्लियर. तो हमें बेसिकली करना क्या है, बेसिकली इसमें से इसके मास को x मान के उस पे फिर स्टोइचियोमेट्री लगा के बाद में फाइनली इक्वेट करना है. और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सैंपल भी 95% प्योर है और जो प्रोडक्ट है दैट इज 85% प्योर. तो यहाँ पे भी प्योरिटी की प्रॉपर्टी लगाइए और यहाँ पे भी इम्प्योरिटी की प्रॉपर्टी. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे. हमारे पास दो रिएक्शन है कि एक ही सब्सटेंस है KClO3, इसकी हीटिंग से दो टाइप की डिकम्पोजिशन पॉसिबल है. तो किसी भी मॉलिक्यूल को ये नहीं पता कि वो किस डिकम्पोजिशन में चलेगा. तो इसमें हम कह सकते हैं पैरेलल टाइप ऑफ रिएक्शन है कि KClO3 को हीट करे तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है और KClO3 को हीट करे तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है. पहली रिएक्शन में KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl प्लस 3/2 ऑक्सीजन. सेकेंड रिएक्शन में है KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl प्लस KClO4. तो इन दोनों रिएक्शंस में साथ साथ हो रही है दोनों रिएक्शंस. और एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इनिशियली वी टुक 15 grams of KClO3, we heated it and finally after some time we attained 5.21 gram of KCl, 4.59 gram of KClO4. मतलब KCl जो हमें मिला that is 5.21 grams, KClO4 was 4.59 grams. We have to find out KClO3 remaining if any plus fraction of KClO3 that decompose to yield KClO4. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो चीज़ें निकालनी है. पहले तो KClO3 अगर कुछ बचा है तो ठीक है. दूसरी चीज़ कि KClO3 जितना भी डिकम्पोज हुआ है उसका कितना फ्रैक्शन KClO4 बनाने में गया है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, KClO4 बनाने में उतना फ्रैक्शन गया है जो इस रिएक्शन में गया है. ठीक है, और नोट करने वाली चीज़ क्या है, जो इन्होंने दोनों चीज़ें बताई हुई है KCl और KClO4. KCl तो दोनों रिएक्शन से बनेगा, तो इनको ये तो पता है कि KCl पहली रिएक्शन में कौन सा, दूसरी रिएक्शन में कौन सा है, तो वो तो टोटल पता है. प्लस जो KClO4 है वो सिर्फ सेकंड रिएक्शन से मिला है.
तो हमें ये पता है कि KClO4 जो सेकेंड रिएक्शन से मिला है, तो सेकेंड रिएक्शन की एक्सटेंट निकाल सकते हैं कि सेकेंड रिएक्शन में कितना KClO3 गया होगा। चलो ये करते हैं। KClO3 के हमें मास पता है 4.59 ग्राम्स, इसका मॉलिक्यूलर मास पता है 138.5, तो इसके मोल्स आ जाएंगे। मोल्स ऑफ KClO4 इक्वल्स टू 4.59 डिवाइडेड बाय 138.5, तो दिस मच मोल्स ऑफ KClO4 हैव बीन फॉर्म्ड। अब देखो जब KClO4 के इतने मोल्स बने हैं तो उसका मतलब KCl के भी कुछ मोल्स बने होंगे। कितने बने होंगे? इससे 1/3 1:3 की रेशियो है। तो मोल्स ऑफ KCl इक्वल्स टू KCl किसमें? इन सेकेंड, ये सेकेंड रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, इक्वल्स टू 1/3 ऑफ दीज मोल्स, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री तो अप्लाई होती है ना। ठीक है, KCl के मोल्स पता है जो इस रिएक्शन से बने हैं। अब हमें यह भी पता है कि अगर KClO4 के इतने मोल्स बने हैं तो KClO3 कितना यूज हुआ होगा यहाँ पे, बता सकते हैं कैसे? KClO4 के अगर इतने मोल्स बने हैं तो KClO3 उससे 4/3 टाइम्स यूज हुआ होगा, क्योंकि अगर ये 4/3 टाइम्स यूज होता है, अगर इसके 4 मोल्स कंज्यूम होते हैं तब इसके 3 मोल्स बनते हैं। अगर इसके 4/3 मोल्स कंज्यूम होते हैं तो इसके 1 मोल बनता है। 4 से 3 तो 4/3 से 1, और हमें बनाने कितने हैं? इतने, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 इंटू दिस मच। तो मोल्स ऑफ KClO3 इन सेकेंड जो कंज्यूम हुआ है दैट आर 4.59 डिवाइडेड बाय 138.5 इंटू 4/3। तो अब हमें KClO3 के मोल्स पता है जो सेकेंड रिएक्शन में कंज्यूम हुआ है। फर्स्ट रिएक्शन में कितना कंज्यूम होंगे? 15 माइनस दिस? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वाई? बिकॉज उसने पूछा हुआ है कि KClO3 कुछ बच भी सकता है, तो जरूरी नहीं कि 15 का 15 कंज्यूम हो गया हो। तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए उन्होंने KCl दे रखा है कि KCl का टोटल वेट इतना है, तो KCl के टोटल मोल्स बता सकते हैं। मोल्स ऑफ KCl, टोटल मोल्स ऑफ KCl हो जाएंगे 5.21 डिवाइडेड बाय जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, जैसे हो जाएगा इसका 39 प्लस 35.5 70 75 74.5, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 74.5, तो इसके मोल्स निकल गए। अब मेरे को पता है कि KCl के टोटल मोल्स इतने हैं दोनों रिएक्शन से जो बने हैं, KCl के सेकेंड रिएक्शन वाले मोल्स इतने हैं जो इस यहाँ से बने हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके मैं ये बता सकता हूँ कि KCl के फर्स्ट रिएक्शन से कितने मोल्स बने हैं। जब मुझे पता चल गया कि KCl के फर्स्ट रिएक्शन से इतने मोल्स बने हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतने मोल्स KClO3 के वहाँ पे कंज्यूम हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। तो KClO3 के वहाँ से मोल्स निकल गई जो फर्स्ट रिएक्शन में कंज्यूम हुए हैं, सेकेंड रिएक्शन वाले ये रहे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मोल्स आ जाएंगे जो KClO3 के कंज्यूम हुए हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि KClO3 कितना बचा है, क्योंकि 15 टोटल है 15 ग्राम्स, और वहां से पता चल जाएगा कितना कंज्यूम हुआ है। तो दिस इज हाउ वी विल अटेन द KClO3 रिमेनिंग। और फ्रैक्शन ऑफ KClO3 डिकम्पोज, कितना फ्रैक्शन KClO3 का KClO4 बनाने में गया है वो तो पता लगा ही सकता है। इतना पता है कि कितनी क्वांटिटी KClO3 की KClO4 बनाने में गई है। हमें ये भी पता है KClO4 कितना टोटल डिकम्पोज हुआ है, वो तो अभी पता लगाया था ना इन दोनों को ऐड करके, जो दोनों फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के KClO3 कंज्यूम्ड आए थे, तो उन दोनों वो पता है, और KClO3 सेकंड रिएक्शन वाला पता है कंज्यूम हुआ, तो फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 12 देखेंगे। देखो इस एग्जांपल में कुछ नई चीज नहीं है, बस एक चीज आपको ध्यान करनी है, वो थोड़ी नई लगेगी आपको, कि इसमें एक मिक्सचर गिवन है FeO और Fe3O4, उसको हीट करते हैं तो वेट में 5% इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया है, मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता ही है सबके, तीनों के किसके, Fe2O3 तो अभी बाद में आएगा, FeO और Fe3O4 के। लेकिन हीट करने के बाद ऐसा हो क्या रहा है, ये सोचने वाली चीज है कि जो वेट बढ़ गया है। देखो हमने हमारी बात हुई थी कि Fe3O4 FeO और Fe2O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब आप इनको हीट करोगे ना FeO प्लस Fe3O4 तो दैट विल फॉर्म Fe2O3। लेकिन हमें एग्जैक्ट रिएक्शन नहीं पता कि एग्जैक्टली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या क्या है। ठीक है ना, हमें ना ये पता
कि इसका कितना पार्ट है, इसका कितना पार्ट है, और प्रोडक्ट इसके अलावा और क्या क्या है, या फिर और कुछ है भी या नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये दोनों रिएक्टेंट्स में से हैं और ये दोनों प्रोडक्ट्स में से हैं, और इतना भी पक्का पता है आयरन सिर्फ इन तीनों में ही है, इसके अलावा कोई और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं है इन विच आयरन इज देयर। सो हम क्या करेंगे, इसी चीज का फायदा उठाएंगे। जब आयरन का हमें पता है कि आयरन वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये हैं, तो आयरन तो कंजर्व रहेगा ना, आयरन तो कोई भागने वाला नहीं है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन तो हो नहीं रही कि आयरन टूट जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका आयरन प्लस इसका आयरन इक्वल्स टू इसका आयरन, मोल्स, ये ध्यान रखना, मास नहीं, मोल्स आयरन के। तो अगर मान लो इसके x ग्राम है सॉल्यूशन मिक्सचर में, इसके y ग्राम्स हैं, तो जो 5% इंक्रीज हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 1.05 x प्लस वाई, टोटल वेट में इंक्रीमेंट हुआ है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ x इन मोल्स ऑफ आयरन इन दिस मच प्लस, इसको मैं लिख के बताता हूँ, मोल्स ऑफ FeO प्लस, अब इसमें आयरन के मोल्स लेने हैं तो इसके जितने मोल्स खुद के हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है आयरन के, तो 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4 गिव्स, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3। अब मोल्स बनाएंगे, इसका मास कितना है x डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 72 प्लस 3y डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 232 इज इक्वल्स टू 2z, z नहीं, इसमें आएगा टोटल वेट जो कितना है 1.05 x प्लस वाई डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 160। तो आपके पास x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करोगे तो x और y की एक रेशियो आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू तो आ नहीं सकती एक इक्वेशन से, रेशियो आ जाएगी, यहाँ से रेशियो आएगी 81 डिवाइड बाय 319, ये रेशियो आएगी x और y की। अब हमें निकालना तो फ्रैक्शन है ना, इन दोनों के कॉम्पोजिशन का परसेंटेज फ्रैक्शन, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालनी, इसका फायदा उठाएंगे। FeO का फ्रैक्शन कितना होगा, परसेंटेज ऑफ FeO इक्वल्स टू x अपॉन में x प्लस वाई, कितना हो जाएगा 81 अपॉन में 319 इंटू 100, ये FeO का आ जाएगा। सिमिलरली Fe3O4 के लिए y अपॉन में x प्लस वाई इंटू 100, तो सिमिलरली हमारे पास Fe3O4 का परसेंटेज फ्रैक्शन आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी विल अटेन द फाइनल कॉम्पोजिशन ऑफ द एज अ टर्म ऑफ परसेंटेज। नोट करने वाली चीज क्या है कि हमने ये वाली लॉ लगाई है, इसमें हमें कोई एग्जैक्ट रिएक्शन तो पता नहीं थी कि रिएक्शन ये है या फिर रिएक्शन ये है जिसमें हम डायरेक्टली स्टोइचियोमेट्री लगाते, तो इसलिए हमने सिर्फ FeO कंजर्व कराया है, इसे कहते हैं चालाकी। हमने चालाकी करी है कि FeO कंजर्व कराया है, Fe के मोल्स को, ठीक है।